बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ महमूद आपको अपने नए वीलॉग के साथ खुशामदीद कहता है और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है ख़ासी गंभीर होती जा रही है और हर गुज़रते वक्त के साथ साथ उसमें पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं। कल जो सिंध में वाक़या हुआ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का, और उसके बाद बज़ाहिर यूँ लगा कि मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन आज जब पुलिस अफसरान के लीव की रिक्वेस्ट आई तो उसके बाद एक बार फिर ख़बरें बनी, टीवी चैनल्स एक बार फिर स्क्रीनें रेड हुई और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो की जो खिताब था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने फिर कई सवालात उठाए और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी चीफ से पूरे मामले का नोटिस लेने का कहा और यूं आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस ले लिया और कोर कमांडर कराची को हदायत की है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद वो उन्हें रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो कैसी है। मौसम की बात की जाए तो मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न तो एक तो पीडीएम के जलसे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो अपोजिशन को आड़े हाथों लेंगे, तो उसके बाद मज़ीद इसमें अब तेज़ी आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पे हुकूमत क्या सोच रही है, मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, उनमें मैंने पूछा कि क्या जो अपोजिशन की मौजूदा तहरीक है इसको कैसे आप रोक सकते हैं, या जो सेनेट का इलेक्शन है इसको रोकने के लिए कोई रास्ता आपके पास हुकूमत अपोजिशन के पास है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त अपोजिशन के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि सेनेट इलेक्शन को वो मुलतवी करवा सकें। हाँ, एक वो रास्ता बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक रास्ता ज़रूर है और वो रास्ता है कि अगर सिंध असम्बली पूरी की पूरी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया जाए या सिंध असम्बली को तोड़ दिया जाए, तो ये एक कानूनी और वाहिद कानूनी रास्ता होगा जिससे सेनेट के जो मार्च में होने हैं इंतखाबात उसको रोका जा सकता है। जबकि मैंने फिर उनसे जब सवाल पूछा, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है, तो वो उसके पीछे क्या मामला है, क्या वजह है। उन्होंने मुझे बताया कि बड़ी आला शख्सियत हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन की मुलाकात है, रूटीन का मैटर है, वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर बात है जब गवर्नर सिंध आएंगे तो वो उसमें बात भी करेंगे और जो इस वक्त सिंध की खासकर जो कराची जलसे के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो गिरफ्तारी का मामला है, जाहिर बात है वो डिस्कस होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नर राज की जो बातें करना वो उसमें कोई ऐसा सदाकत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है सदाकत, इसमें क्यों नहीं गवर्नर राज लग सकता। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त देखें जो अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला है वो है सेनेट इंतखाबात। तो अपोजिशन चाहेगी कि सेनेट इंतखाबात ना हो, क्योंकि अगर सेनेट इंतखाबात हो जाते हैं और बर वक्त हो जाते हैं तो उसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल होगा, उनकी अक्सरियत आ जाएगी और अपोजिशन के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर राज लगाते हैं तो उसमें एक मसला पैदा हो सकता है। मैंने कहा जी वो क्या मसला पैदा हो सकता है, मुझे कुछ समझाएं, मेरी अकल में बात बिठाएं। उन्होंने कहा यार ऐसा है कि अपोजिशन के पास एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है। वो कार्ड ये है कि अपोजिशन रिज़ाइन करें, तमाम की तमाम मुस्लिम लीग, नून, JUI, पे, उसके अलावा पीपल्स पार्टी, यही बड़ी जमातें हैं जिनकी सीटें भी अपोजिशन में, बाकी तो सारी ऐसे तांगा पार्टियां हैं। तो उन्होंने कहा ये रिज़ाइन कर दें, रिज़ाइन करने के बाद वो घर चले जाएं तो फिर गवर्नमेंट फौरी तौर पे ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कह ज़रूर रही है कि वो हो सकता है, ये सोर्स से मेरी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर मुश्किल है कि इतने बड़े लेवल पे री इलेक्शन हो, यानी कि बाई इलेक्शन हो, तो फिर उसका हल यही होगा कि री इलेक्शन हो जाएंगे, आम इंतखाबात हो जाएंगे। तो वो अभी तक किसी को भी सूट नहीं करते, ना तो अपोजिशन को ना ही हुकूमत को, इवन कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी अफोर्ड नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि ये एक रीज़न है। लेकिन अगर गवर्नर राज हुकूमत लगाती है तो उसमें जो नुकसान ये होगा कि पीपल्स पार्टी के पास एक जवाब आ जाएगा असम्बलियों से रिज़ाइन करने का, क्योंकि अभी तक तो उनकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत को इंजॉय करना चाह रहे हैं वहाँ पर। और अगर वहाँ पर हम उनको जवाब दे देते हैं, हुकूमत जवाब दे देती है, तो वो फिर उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा रिज़ाइन का। और पीपल्स पार्टी अगर रिज़ाइन करती है तो बस फिर
सिंध असम्बली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून उनके पीछे रिज़ाइन करेगी, और साथ ही साथ JI फेज ऑलरेडी वो अपनी जो 1-2-4 सीटें लेके फिर रहे हैं, वो तो पहले ही रिज़ाइन करने को तैयार है। तो इसका मतलब है वफाकी हुकूमत के साथ हाथ हो जाएगा। तो ये है वो जी तमाम बातें जो उन्होंने कहा कि लॉजिक मुझे दिया कि गवर्नर राज लग सकता ही नहीं है, इसका कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कभी भी अभी ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी। शायद यही वजह है, बिलावल भुट्टो भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने तड़ियाँ भी लगाई। उन्होंने कहा कि आप लगा के दिखाएं, हम देखते हैं आप कैसे लगाते हैं गवर्नर राज। तो बस ये है जी जिसके पीछे उनका जो कॉन्फिडेंस था। और दूसरी जी आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो है मियां नवाज शरीफ के केस के मुतालिक। आज एक नई दरख्वास्त आई है, मुल्तान के एक शहरी हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, और जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में ये तश्कील पाया है, जो कल बेंच केस की समाअत करेगा। इसमें 8 इल्ज़ाम सामने आए हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर। सबसे पहला जी इल्ज़ाम है कि हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक जो मियां नवाज शरीफ ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स फाइल की थी जब वो लंदन जा रहे थे, तो वो हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक वो जाली हैं। जबकि उन्होंने कहा कि लंदन नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने के लिए ये फेक जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो तैयार की गई। जबकि तीसरा इल्ज़ाम यह है कि इलाज करवाने की बजाय इस वक्त नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्क मुखालिफ जो तकारीर हैं वो कर रहे हैं, अदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिल्थी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं। जबकि चौथा इल्ज़ाम यह है कि जो मुल्की अदारों को बदनाम कर रहे हैं, और जो बड़ा संगीन इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो नवाज शरीफ की स्पीचेज़ हैं वो भारतीय पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही हैं। ख़ासकर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं उनको पसे पुष्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तकारीर के ज़रिए उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकले, तो वो यानी कि अफरा तफरी चाह रहे हैं। ये एक और इल्ज़ाम आयद किया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि नवाज शरीफ की तकरीरों का बुनियादी जो मकसद है पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना है। जबकि जाली और मन घड़त मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाने की इस्तदा की गई है, और ये भी कहा गया है कि तहकीकात की जाए कि इस पूरे मामले में कौन कौन मुलविस था, कौन कौन शामिल था। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील देने की इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस दरख्वास्त में मजमूई तौर पर 8 लोगों को फरीक बनाया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, सेक्रेटरी सेहत हैं, और चेयरमैन नैब है। और साथ ही साथ FIA IG पंजाब, CCPO लाहौर, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को भी फरीक बनाया गया है। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादाबाद रखे और मुल्क में स्टेबिलिटी लाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।